Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. So in this video I'll be discussing the Economic Survey Volume 2. Economic Survey की Volume 1 already मैंने discuss कर लिया. So this is a special video where I'll be discussing the Economic Survey Volume 2. Economic Survey again is a very important document for the aspirants who are preparing for the Civil Service examination. तो उसी में कंटिन्यूशन सीरीज है. वीडियो 1 जो वॉल्यूम 1 है दैट इज ऑलरेडी बीइंग अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल. आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द वॉल्यूम 2. नाउ मूविंग अहेड, आप में से जिन लोगों ने मेंस क्लियर किया है उनके पास अपॉर्चुनिटी है मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं. एंड दोज हु वांट टू गेट फॉर द प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज, सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ये ले सकते हैं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें जहाँ पे मैंने लिंक दिए हुए हैं, राइट, दोनों के. And it is very important for you to understand ki why you should read it, why it is important to read economic survey both volume 1 and volume 2. So स्पेसिफिकली अगर बात करो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक के जो सेक्शन है फ्रॉम करंट इवेंट्स एंड द स्टैटिक पोर्शन, अगर यहाँ से सवाल बनते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट आपको 6 से 8 सवाल सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के बाद. And from the mains point of view, again it is important for the general studies paper 2 and paper 3 जहाँ पे important folder points है, जो datas है, and again you can use it in the concluding your answers or on the punchline of the mains answer. So this is why it is very important to read economic survey. You cannot skip it. No, it would be a suicidal if you skip the both of the volumes. और आपको जितने भी introductions हैं एंड की नोट्स हैं वो सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए, राइट. सो आई विल हेल्प यू आउट कि हर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा एंड यू हैव टू मार्क दैट, राइट. मूविंग अहेड, एंड वाई इकोनॉमिक सर्वे हैज 2 वॉल्यूम. सो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक सर्वे के 2 वॉल्यूम्स क्यों होते हैं. कई लोगों को ये पता नहीं, उनको लगता है बस 2 वॉल्यूम्स आते हैं, दे स्टार्ट रीडिंग इट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई देयर इज 2 वॉल्यूम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे. सो द रीजन द वॉल्यूम 1 इज अ कलेक्शन ऑफ the thoughts and the ideas for the future Indian economy. ये जो सरकार क्या करने वाली है, जो फ्यूचर फोरकास्ट है, जो एक रोड मैप है, दैट इज डिस्कस्ड विद द वॉल्यूम 1. नाउ कमिंग टू द वॉल्यूम 2, इट इज़ अ रिव्यू एंड द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर द पास्ट ईयर. जो सरकार ने अभी जो पिछले साल जो चीज़ें काम की है, जो प्रोग्राम जो पॉलिसीज में काम किया है, उन पे कितना सक्सेसफुल रहा है, सारी चीज़ें कितनी फेल्यूर रही है, उसके बारे में एक रिव्यू होती है, रिपोर्ट कार्ड है, द प्रोग्रेस रिपोर्ट, राइट. सो दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द वॉल्यूम 2. दैट इज द रीजन गवर्नमेंट रिलीजेस 2 डॉक्यूमेंट, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. एंड हियर वी आर स्पेसिफिकली डीलिंग द वॉल्यूम 2 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, राइट. नाउ स्टार्ट करते हैं विद द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी. सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे वॉल्यूम का, वॉल्यूम 2 में, और थोड़ा बड़ा भी है तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो की पॉइंट्स है, वो मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा यहाँ पे. सो फर्स्ट जो इंडिया की जो ग्रोथ है दैट हैज मॉडरेटेड टू 4.8%. अभी जो 1920 में जो ग्रोथ है दैट इज क्लोज टू 4.8%. अगर मैं प्रेजेंट में अभी बताऊं जो रिपोर्ट चल रही है न्यूज़ में, दैट इज क्लोज टू 4.6% द एक्चुअल विटनेसिंग, राइट. और जो पूरी जो स्लो डाउन है दैट इज एमिड द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह से गिरावट है, ट्रेड एंड डिमांड में जिस तरह से गिरावट है, जो वीक इन्वायरमेंट बनी हुई है, दिस वाज द रीजन व्हाई 4.8% ग्रोथ रेट वाज फोरकास्टेड, वाज बीन विटनेस्ड, राइट. उसके बाद अगर बात करें एग्रीकल्चर एंड एलिट सेक्टर्स की, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एंड डिफेंस एंड अदर सेक्टर, तो हाफ ऑफ द ईयर में अगर बात करें 1920 में वाज हायर देन द हाफ ऑफ द ईयर इन 1820. तो बताया गया सर्वे में कि जो 1920 में जो परफॉर्मेंस रही है पूरे आधे साल तक, वो इन सारे सेक्टर्स में अच्छी रही है, राइट. और इंडिया की जो एक्सटर्नल सेक्टर गेन है, जो स्टेबिलिटी है, वो उन्होंने स्टेबिलिटी गेन किया है इन हाफ ऑफ द ईयर, दैट इज फॉर 1920. तो अगर बात करें कैट की, दैट इज करेंट अकाउंट डेफिसिट, सो दैट हैज नैरोड फ्रॉम 2.1 टू 1.5. पहले 2018-19 में 2.1% हुआ करती थी, अब वो कम होकर के 1.5% हो चुकी है 1920 में, राइट. सो ऑल डेटा दिस इज फॉर द हाफ ऑफ द ईयर. नाउ कुछ अगर बात करें एफडीआई की, स्पेशली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे थोड़ी इंप्रेसिव रही है, कलेक्शंस ज़्यादा हुए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ अधिक है. एग्जैक्टली डेटा मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स में बताऊंगा. नाउ रीबाउंडिंग ऑफ द पोर्टफोलियो फ्लोज रहा है. उसके अलावा अगर बात करें एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उसमें भी कलेक्शंस काफ़ी अच्छी रही है. देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. बात करें अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय द ईयर एंड. अभी तो ऑलरेडी सर्च पे है, अभी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है. और इन्फ्लेशन बढ़ने का कारण क्यों है? क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ी है. तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ, जहाँ पे 1920 की अगर बात करें तो 3.3 से
दिसंबर में दैट इज क्लोज टू 7.35। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है 1920 के दिसंबर एंड तक। सो दिस इज द सर्वे सेज कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द फूड इन्फ्लेशंस। और अगर CPI स्कोर की बात करें, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, एंड WPI दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स 1920 में, दैट हैज सजेस्टेड दैट बिल्डिंग ऑफ अ डिमांड प्रेशर। सो डिमांड प्रेशर बनाने की जरूरत है ताकि चीज़ों को बैलेंस किया जा सके, राइट। नाउ अगर बात करें GDP की ग्रोथ की, तो इट हैज़ बिन अंडरस्टूड, जो फ्रेमवर्क है, जो साइकिल है, जो दैट इज स्लोइंग द साइकिल ऑफ ग्रोथ, तो उसको कैसे किया जा सकता है। सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म लाने की कोशिश की है। उसी क्रम में किन किन चीज़ों पे काम की गई है, जैसे इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने की बात की गई है। उसके अलावा जो कंजम्पशंस हैं एंड एक्सपोर्ट है, दिस हैज़ टू बी इंक्रीज, और यहाँ रिफॉर्म सरकार ने लाया और क्या क्या चीज़ें की वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेन्स एज वेल एज प्री परस्पेक्टिव। तो IBC जो इनकरप्सी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इंसॉल्वी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसको IBC भी कहते हैं, सो वहाँ पे स्पीडी रिजोल्यूशंस के लिए जो भी चीज़ें चल रही है, जो प्रोसेस है, उसको स्पीड अप करने के लिए IBC का गठन किया गया, और उसमें बहुत हद तक प्रोग्रेस देखने को मिली है। एंड अगेन ईजिंग ऑफ क्रेडिट वाज डन, पर्टिकुलरली ऑन द स्टेट्स ऑफ द रियल स्टेट। बेसिकली जो रियल स्टेट में जो क्रेडिट का जो इशूज था, अगेन दैट इज रिजॉल्व, और NBFC सेक्टर में भी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। उसके अलावा सरकार ने क्या किया, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, उसमें ऑलमोस्ट दे हैव द अमाउंट, द कॉर्पस दैट इज देयर, दैट इज क्लोज टू 25,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो सरकार ने इतना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू चीज़ों को अनाउंस किया है। उसके अलावा सर्वे के मुताबिक, सर्वे एक्सपेक्ट दैट देयर शुड बी एन अपटेक इन द GDP ग्रोथ, ठीक है। GDP में ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले समय में, राइट। और जो 5% ऑफ द GDP ग्रोथ है for the 1920, that is based on the CSO first advance estimates, right। और अगर बात करें जो रिफॉर्म्स की, दैट इनेबल इकोनॉमी टू स्ट्रॉन्ग रिबॉर्ड इन द 2021, तो एक एक्सपीडियस डिलीवरी रिफॉर्म की जरूरत है, राइट। नाउ चैप्टर 2, दैट इज द फिजिकल डेवलपमेंट। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. So we are continuing with the volume 2. I have written here so that you do not get confused. So the revenue receipt registered as a higher growth during the first 8 months of the 1920. अगर RRR की बात करें, जो रेवेन्यू रिसीट रजिस्टर्स हैं, उसमें ग्रोथ देखने को मिली कंपेयर टू द सेम, अगर लास्ट ईयर में देखें, ऑन द ग्रोथ ऑफ नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज, दैट इज कंसिडरेबली ग्रोथ बाय द नॉन टैक्सेस रेवेन्यू. और जो ग्रॉस GST मंथली कलेक्शंस है, दैट हैज क्रॉस टू द मार्क ऑफ 1 लाख करोड़. ठीक है, जो सरकार ने ऑलरेडी एस्टिमेट किया था, तो 5 टाइम्स ऑफ ड्यूरिंग द 1920 अप टू दिसंबर 2019. तो सारा डेटा जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लोज टू, या तो वो अप्रैल से दिसंबर 19 के बीच का ही चीज़ें ऑलरेडी आती, क्योंकि उसके बाद सर्वे रिलीज करना होता है, तो सरकार का जो रेफरेंस डेटा होता है वो यहीं से होता है, अप्रैल से दिसंबर 19 तक का, राइट. ना कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए हैं सरकार की तरफ से टू मेंटेन द करंट फाइनेंशियल ईयर. तो उसमें क्या क्या चीज़ें की गई है वो आप देखो. चेंजेस इन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट हुआ, बिकॉज सरकार ने काफ़ी ज़्यादा एग्जेम्पशंस दिया कॉर्पोरेट टैक्स में. उसके अलावा मेजर्स हैज़ बीन टेकन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द GST. बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं रही, बट ऑलरेडी दे आस्क कि मेजर हैव बीन टेकन. नो, द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द स्टेट टारगेट सेट आउट ऑफ द FRBM एक्ट. This is again an important one. Now, survey notes that जो general government है, ठीक है, center plus the state has been on the path of the fiscal consolidation. See, this is something of a very neutral view with the survey has said, but already जो ground reality है उसमें सब state में proportionate growth नहीं है, जो हमने already देखा है news में भी, right? Now, the chapter 3, that is the external sector. Here the important point, अगर बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो यहाँ मैं आपको सेक्शन सेग्रीगेट करके बताऊंगा हर टॉपिक पे क्या क्या चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है. तो फर्स्ट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो इंडिया की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, दैट हैज़ इम्प्रूव्ड. अगर मैं पूरे डेटा के हिसाब से बात करूँ, तो जहाँ पे पहले हुआ करती थी $512 बिलियन US बिलियन फॉर रिजर्व थी, दैट हैज़ इंक्रीज टू $433.7 बिलियन इन September 19. This is calculated in US dollars. एंड द करेंट अकाउंट डेफिसिट हैज़ अगेन नैरोड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे पहले 2.1 थी, नाउ इट इज़ ओनली 1.5%. और जो फॉरेन रिजर्व है, दैट हैज़ स्टूड अप टू $4.62 बिलियन इन 10th January 2020. ठीक है, तो दिस वॉज फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ द ग्लोबल ट्रेड की अगर बात करें ओवरऑल, तो इन स्ट्रिंग विद द एस्टिमेट की जो ग्रोथ हुई है, दैट इज
2.9% of the global output in 2019. और जो growth trade है that is estimated to grow 1% after having peaked in 2017 at 5.7%. 2017 में 5.7% थी, अब ना 1% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिल रहा है. However, it is projected to receive 2.9% in 2020. तो आने वाले टाइम में जो ट्रेड है, जिस तरह से यूएस चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही है, उसको लेकर के काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट हुई है. ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया के ग्लोबल ट्रेड पे भी देखा को मिला है. राइट, एंड इंडिया हैज़ टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स दैट कंटिन्यूड. तो ये आपके लिए जानना जरूरी है. एक सीक्वेंस है जो अगेन प्रीलिम्स में के लिए भी इंपॉर्टेंट है. यूएस फर्स्ट, चाइना, यूएई दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, and Saudi Arabia and Hong Kong. So these are the 5 top partners that we are continuing with the global trade. Now moving ahead, export की अगर बात करें, जो top item है that has to be exported is petroleum products, precious stones, drug formulations and biologicals, gold and other precious metal. ये सारी चीजें export की जा रही है. और अगर लार्ज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट इज यूएस, फॉलोड बाय यूएई, चाइना and Hong Kong. These are the largest export countries, destinations. और अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो जीडीपी रेशियो यहाँ पर डिक्लाइन हुई है. दैट हैज एंटेल टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बीओपी पोजीशन. इसी की वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें नेगेटिव फीडबैक देखने को मिला है. राइट, नाउ अगर इंपोर्ट्स की बात करें, जो टॉप इंपोर्टर्स हैं, जो टॉप इंपोर्ट आइटम्स हैं, वो क्या क्या है जो इंडिया इंपोर्ट करती है. तो इंडिया इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान, आपको पता है. गोल्ड अगेन वी आर इंपोर्टिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, coal, coke and biscuits. These are the things that we import. Now, जो अगर कंट्रीज की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट कंटिन्यूज लार्जली फ्रॉम चाइना. सबसे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट है वो चाइना से होता है, फॉलोड बाय यूएसए, यूएई एंड सऊदी अरेबिया. राइट, नाउ अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया जो जीडीपी की जो रेशियो है दैट हैज़ डिक्लाइन इन टेलिंग टू द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बीओपी. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया. और जो लार्ज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं in the import basket, so that again correlate India's total import with the crude prices. हम बहुत ज़्यादा पैमाने पे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे टोटल जो एक्सपेंसेस जो रिजर्व है उस पर भी दिखता है. नाउ सिग्निफिकेंट गोल्ड इंपोर्ट की गई है. जो गोल्ड इंपोर्ट है इन द टोटल इंपोर्ट्स, डिमांड जो पिछले साल रही है उसके आसपास सेम ही रही है. बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज नहीं देखा गया है. राइट, नाउ अंडर द ट्रेड फैसिलिटेशन अगर मैं बात करूँ तो इंडिया हैज़ इम्प्रूव इट्स रैंकिंग. इंडिया ने यहाँ पे, दिस इज अ गुड न्यूज़ एंड अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो अभी जो हमारी प्रेजेंट रैंकिंग है दैट इज 68. किस चीज़ में? ऑन द ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स. ठीक है, सो दिस इज अ रिपोर्ट दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. राइट, तो पहले 2016 में जो हमारी रैंक थी दैट इज क्लोज टू 143. नाउ वी आर अचीव्ड एट rank of 68. ठीक है, so this is again an important point. Now लॉजिस्टिक इंडिया, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे जो सेंटर की जो एस्टिमेशंस है, जो करेंटली एस्टिमेट है दैट इज अराउंड टू $160 billion and that is expected to touch amount that is expected is $215 billion by 2020. राइट, और जो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अगर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक यहाँ पे भी इंप्रूव हुई है, जहाँ पे प्रेजेंट में जो 2018 की जो रैंकिंग है वी आर इन द 44 रैंक कंपेयर टू द 54 रैंक इन द 2014. सो बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते थे, बट अगेन ज़्यादा रैंक नहीं, ओनली 10 रैंक हैज़ बीन इम्प्रूव्ड. और अगर नेट रेमिस्टेंसेस की बात करें, जो बाहर से पैसे आते हैं, सो इंडियन पीपल हु आर एम्प्लॉयड ओवरसीज, जो बाहर के देशों में काम कर रहे हैं, वहाँ भी चीज़ें जो रिसीविंग है दैट हैज़ इंक्रीज टू $38.4 billion इन द हाफ एंड ऑफ द ईयर, जो हाफ ऑफ द ईयर 1920 में. राइट, सो ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल थी, की पॉइंट्स थी. नाउ अगर एक्सटर्नल डेट की बात करें सो दैट हैज़ रिमेन टू 20.1% ऑफ द जीडीपी एट द एंड ऑफ द सितंबर 2019. एंड आफ्टर द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा ये गया है फ्रॉम 14-15, इंडिया के जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ डेट एंड इक्विटी टू द जीडीपी हैज़ इंक्रीज्ड इन जून 2019. सो प्राइमरी इंक्रीज क्यों हुआ? इंक्रीज इन द एफडीआई, portfolio flows, external commercial borrowing. So these were the things that has increased. ठीक है, primarily by the increase of FDI, portfolio and external commercial. तो ये point important है. इस तरह के सवाल prelims में पूछे जा सकते हैं कि what were the reasons, right? So you have to remember this. Now moving ahead, the chapter 4 that is monetary management and the
फिजिकल इंटरमीडिएशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। जो रेपो रेट है दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द आरबीआई। सो रेपो रेट में 110 बेसिक पॉइंट्स कट की गई है 4 कॉन्जिक्यूटिव टाइम जो एमपीसी की मीटिंग होती है। एमपीसी स्टैंड फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर्स में स्लो ग्रोथ देखने को मिली है एंड लोअर इन्फ्लेशन हैज बीन विटनेस, बट अभी प्रेजेंट में वी हैव टू वर्क हार्डर फॉर द कमिंग ईयर्स ऑल्सो। और अगर 1920 में द लिक्विडिटी कंडीशन वे टाइटन बिकॉज इनिशियल 2 मंथ जहाँ पे डिमांड और ये सारी चीज़ें काफ़ी खराब रही थी। अगर बात करें जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेज की जो रेशियोज है तो दैट हैज़ रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दैट इज कॉल्ड SCBs, ठीक है। यहाँ पे 9.3% की आसपास की रही है बिटवीन मार्च टू सितंबर 2019 एंड देयर इज अ स्लाइटली इंक्रीज इन द NBFC फाइनेंशियल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं उनमें अगर देखें तो बहुत माइन्यूट 6.1 से अभी 6.3 का मतलब जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो है वो इतना है, राइट। ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि कहाँ चीज़ें इंक्रीज हुई है एंड वेयर इट हैज़ डिक्रीज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो एटलीस्ट दिस मच, राइट। नाउ अगर क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, जो फाइनेंशियल फ्लोज है इन द इकोनॉमी हैज रिमेन्ड कंस्टेंट। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो क्रेडिट ग्रोथ है दैट हैज डिक्लाइंड बोथ फॉर द बैंक, द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, द बैंक्स एंड द NBFCs, राइट। और जो जो क्रेडिट ग्रोथ है दैट हैज मॉडरेटेड टू 12.9% इन अप्रैल 19। अब जो अभी के प्रेजेंट की बात करें तो 7.1% है एज दिसंबर 2000। तो आप देख सकते हो जो बैंक क्रेडिट है वो कितना कम हुआ है, राइट। जहाँ ग्रोथ हुई है वहाँ बहुत हल्की ग्रोथ हुई, लेकिन जहाँ पे गिरावट आई है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गिरावट है, राइट। नो द कैपिटल टू रिस्क विद एसेट रेशियो जिसको कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए, वो इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 14.3% टू 15.1% इन मार्च एंड सितंबर। इन मार्च में थी 14.3%, now September it is close to 15.1%, right? So this was all about the credit growth. Now moving ahead with the chapter 5, that is price and inflation. This is again a very important chapter. तो इन्फ्लेशन की ट्रेंड की अगर बात करें, जो CPI की बात करें, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 3.7 से नाउ वी आर विटनेसिंग 4.1% इन अप्रैल टू दिसंबर की अगर बात करें 1920 में। वहीं जो WPI है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, दैट हैज फेल्ड फ्रॉम 4.7% टू 1.5% ड्यूरिंग द ईयर 1920, राइट। क्या क्या की ड्राइवर्स है? तो ड्राइवर्स ऑफ द CPI कंबाइंड, दैट इज C फॉर कंबाइंड। और इन्फ्लेशन में 18-19 में जो मेजर ड्राइवर्स थे दैट वाज द मिसलेनियस ग्रुप। और अगर मैं 1920 की बात करूँ तो जो की ड्राइवर्स है दैट इज फूड एंड बेवरेजेस, दैट वाज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ स्टैटिक पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ अमंग द फूड एंड बेवरेजेस, इन्फ्लेशन इन द वेजिटेबल एंड पल्सेस हैज ऑल्सो बीन विटनेस, ठीक है। जहाँ पे लो बेस इफेक्ट रही है एंड प्रोडक्शन साइड जो सप्लाई साइड है वो अगेन टाइमली नहीं रही है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेन है एंड प्राइस राइज ऑलरेडी हैज बीन विटनेस इन वेजिटेबल एंड द पल्सेस, राइट। नाउ फेनोमेनन फॉर द पल्सेस दैट इज स्पेसिफिकली थोड़ी यहाँ पे डिस्कशन है इकोनॉमिक सर्वे में। सो द फार्मर्स एंड देयर शोइंग डिसीजन ऑन द प्राइस विटनेस द प्रीवियस मार्केटिंग पीरियड। और अभी अगर मेजर्स की बात करें तो सरकार ने फार्मर्स को जो प्राइस बेसिकली स्टेबिलिटी फंड है, जो PSF है, ठीक है, उसमें या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ज़रूरी है कि और इफेक्टिव तरीके से इसको डील की जाए ताकि पल्सेस की और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके एंड देयर शुड बी मोर प्रोडक्टिविटी इन प्रोडक्शन इन द पल्सेस। नाउ डाइवर्जेंस बिटवीन द रिटेल एंड द होलसेल प्राइसेस, it has observed that the agriculture commodities, जो overall agriculture commodities है 4 metropolitan cities में from 14 to 19, so they have observed an essential agriculture growth. Now divergent particularly अगर बात करें तो vegetables में like onion and tomatoes, so this may be due to the presence of intermediaries on the high transaction cost, so इसकी वजह से divergence देखा गया between the retail and the wholesale price, right? Now volatility of the price, क्यों volatile है? The price में subject to the essential commodities है actually come from the down, वो उसमें गिरावट है from 14-19 that is expected for the pulses, and जो lower volatility है that might have indicated for the better marketing channel, यहाँ पे काम करने की जरूरत है। These are the corrective measures that has to be taken. Storage facility बढ़ाने की जरूरत है और एक effective MSP system जो minimum support price है वो देने की जरूरत है। फिर एक रीजनल वेरिएशन है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। CPI-C की बात करें अगर तो इन्फ्लेशन हैज़ बिन हाई वेरिएबल, अगर स्टेट्स में कंपेयर करें सो यहाँ पे नेगेटिव है 0.0%
to 8% per state and union territories for the financial year 1920. And in the most of the states देखा गया है जो CPI है, inflation the rural is lower, जो rural area है वहाँ पे lower है compared to the urban areas, right? So this is again an important point. And rural inflation has been more variable across the state and the अर्बन इन्फ्लेशन, ठीक है? तो दोनों में काफी वेरिएशन है. जहां रूरल इन्फ्लेशन की बात करें यहाँ पे वेरिएबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू द अर्बन इन्फ्लेशन, राइट? नाउ मूविंग विद द चैप्टर 6 दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. सो यहाँ से आपके लिए जो बेसिकली जो एनवायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है. इससे आपके सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, राइट? तो इंडिया हैज मूविंग अ पार्ट फॉर द एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने एक पॉजिटिव रोड मैप तैयार किया है और उस पर आगे बढ़ रही है. सो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज आल्सो बीन मेड इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस. तो क्या क्या हुआ है अगर एसडीजी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड चंडीगढ़ दे आर द फ्रंट रनर. और अगर पीछे के कैटेगरी में बात करें तो आसाम, बिहार एंड उत्तर प्रदेश दे आर इन द कैटेगरी ऑफ एस्पिरेशंस. वहीं इंडिया ने COP14 जो UN CCD है वहाँ को अडॉप्ट किया था, दिल्ली डिक्लेरेशन को, इन्वेस्टिगेशन इन द लैंड एंड अनलॉकिंग द अपॉर्चुनिटीज. उसके अलावा जो प्रेजेंट में अगर मैं COP25 के बारे में बताऊं जो अभी मैड्रिड में हुई है, तो इंडिया हैज रीआइटरेटेड दैट कमिटमेंट ऑन द इम्पेंडेड पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट पे काम करने की जरूरत है एंड इंडिया इज डूइंग इट्स बेस्ट to get the outcome of the Paris Agreement. So COP25 has a decision that affects the climate change mitigation, adaptation and the means of implementing development the countries parties and for the developing countries. ठीक है? तो इंडिया हैज ऑलरेडी मेड, इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन में मिली है फ्रॉम द अदर ग्लोबल फोरम कि इंडिया इज डूइंग द वर्क बेस्ट. अगर फॉरेस्ट एंड टी कवर की बात करें, जिस तरह से कवरेज है, तो वो चीज़ें इंक्रीज हुई है. ऑलमोस्ट 80.7 मिलियन हेक्टेयर की कवरेज है प्रेजेंट में इंडिया के ओवरऑल फॉरेस्ट की. और अगर जोग्राफिकल एरिया की बात करें इन द कंट्री, सो दैट इज क्लोज टू 24.56. So this is what the complete increasing that has reached, and this is the percentage area wise geographical country wise है, right? And burning of एग्रीकल्चर रेसिड्यूज की बात कर रही है, दैट हैज लेड टू द राइज इन द पॉल्यूटेंट लेवल्स. उसकी वजह से एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है. दैट हैज लेड टू द बर्निंग ऑफ सम रेसिडुअल, जो भी हरियाणा में जो वीड्स दैट आर बीइंग बर्न या फिर प्लांट दैट हैज बीन कटेड, उसकी वजह से एयर क्वालिटी हैज बीन डेटोरेटेड इन द मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज. नाउ द चैप्टर 7 दैट इज एग्रीकल्चर एंड द फूड मैनेजमेंट. तो जो लार्ज प्रोपोर्शन है फॉर द इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट? एंड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड द एलीट सेक्टर, अगर टोटल टर्म्स में बात करें, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जो GVA है, तो कंट्री हैज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग. क्यों डिक्लाइन हो रही है? ऑलरेडी दिस फील्ड, द एग्रीकल्चर फील्ड हैज सोल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट प्रेजेंट में अगर बात करें सो दिस इज डिक्लाइनिंग रिलेटिवली, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स की वो ज़्यादा अच्छी रही है कंपेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट देखने मिली है. तो सरकार को ये देखना होगा कि आने के वाले टाइम में एग्रीकल्चर को कैसे ज़्यादा बूस्ट किया जाए, और जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, राइट? अगर जो GVA एट द बेसिक प्राइस फ्रॉम 1920 की बात करें, तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज दे हैव एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 2.8%. So this is a target that has been set and already something good has been achieved. और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो दिस ऑल्सो कंस्ट्रेंड बाय द लोअर लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, जहाँ पे अबाउट 40% ऑफ द इंडिया हैज मच लोअर देन चाइना की अगर बात करें तो दैट इज क्लोज टू 59.5% एंड ब्राजील दैट इज 75% एंड इंडिया इज इन 40% ब्रैकेट. ठीक है, तो आप देख सकते हो वी नीड टू वर्क हार्डर ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एज वेल. इसी वजह से ना दैट इज वाई वी हैव परफॉर्मिंग वेरी वर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो. Now, livestock income that has become more important secondary sources of income for the million of rural areas. इसी वजह से सरकार ने RCEP को भी ज्वाइन नहीं किया. आपको पता होगा, आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो RCEP एक लाइवस्टॉक भी एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज थी, डेयरी सेक्टर का इम्पॉर्टेंट एरिया था, जिसकी वजह से सरकार ने RCEP ज्वाइन नहीं किया. एंड an important role for achieving the goal in doubling the farmer income को कैसे डबल किया जाए उसके तरफ भी एक कोशिश ली जा रही है. And the livestock sector has been growing by 7.9% during the last 5 years. And again, foods processing industry sector has been growing. अगर annual
एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ पे 5.06% की ग्रोथ देखने को मिली है। एंड सर्वे एम्फेसाइज जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेन फूड सिक्योरिटी ऑपरेशन बाय दो चीज़ों से, एड्रेसिंग द बिग्नोइंग फूड सब्सिडी, जिस तरह से बढ़ रहा है फूड सब्सिडी उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, एंड revisiting the rate of the coverage under the National Food Security Acts. So these are the two corrective measures that has to be taken to make food security more operational, right? Now chapter number 8, that is industries and infrastructure. यहाँ पे जो important बातें हैं वो that is related to IIP, that is Index on Industrial Productions. So the growth है that is close to 0.6% in 1920 compared to 5% during the 1890. तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गिरावट है in terms of the industrial production, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर बात करें so that has achieved 4.0% during the 1920 compared to -1.3% in 1819. तो यहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट है। स्टील सेक्टर की बात करें so this has grown from 5.2% during 1920 and compared to 3.6% from 1819. तो यहाँ पहले 3.6 थी, now we have achieved around 5.2%. और जो ओवरऑल जो टोटल टेलीफोन की कनेक्शन है इन इंडिया की दैट हैज रीच टू 119.43 करोड़ ड्यूरिंग द सितंबर 2019. और जो इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है हमारी जो पावर जनरेशन की वो भी इंक्रीज हुई है, जहाँ पे पहले हुआ करती थी 3,64,960 मेगावाट, अब वो इंक्रीज करके हो गई है 3,56,100 मेगावाट्स, राइट। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जो सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लाया है उसके मुताबिक देखा यह गया है कि 1 or 2 lakh crores will be there as an investment, as infrastructure investment that will be coming for the year financial year 20 to 2025, right? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी बूस्ट करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की दिस प्रोग्राम हैज बीन इंक्लूडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Now chapter number 8, this is from the services sector, again an important one. So there has been significant increase in the services sector in the Indian economy. अगर बात करें डेटा के हिसाब से तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो ऑलमोस्ट अबाउट 55% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी हैव ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ, राइट. और जो 2/3 ऑफ द टोटल FDI दैट हैज़ केम टू इंडिया, जो ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टोटल FDIs है उसमें 2/3 दैट इज कमिंग टू इंडिया, एंड अबाउट 38% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इज कमिंग टू इंडिया. ठीक है, तो ये दीज डेटाज आर इम्पॉर्टेंट. इंडिया के पास ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हिसाब से 38% है, and more than 50% of the gross value added comes out from the 15 out of 33 states in the union territories. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे this is again a good news. And FDI into the services sector has witnessed a recovery. यहाँ पे recovery देखने को मिली है in the early 1990 to 2019 से 20 के बीच में. So FDI recovery कर रही है and almost the forex reserve है वो अभी हमारी strong है, stable है, right? Now moving ahead, the chapter 10 that is social infrastructure, employment and human development. So यहाँ पे भी कुछ important points है आपके लिए जानने के लिए. तो जो expenditure है on the social services like health, education and others by the center and the state, जो proportionate है GDP increase हुई है from 6.2% जो 14-15 में now to 7.7%, right, in 1920. Now जो ह्यूमन जो इंडिया की जो रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट हैज़ इम्प्रूव्ड टू 129, जो 129 थी 18 में, नाउ दैट इज सो उसके बाद 17 में थी कितनी 130 के आसपास, तो ओनली 1 रैंक हैज़ इम्प्रूव्ड. नाउ विथ 1.34 एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ द HDI, इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट इम्प्रूविंग कंट्रीज. ठीक है, सो दिस इज अगेन उल्टा सवाल आपसे उल्टा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि इंडिया इज अमंग द वर्स्ट इंप्रूविंग कंट्रीज. सो यू हैव टू टेक केयर कि इस तरह के सवाल आप मिस्टेक ना करो. जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है दैट इज अगेन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में, हायर एजुकेशन में द लेवल हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड. एंड द शेयर ऑफ द वेजेस, अब अगर सैलरीड एम्प्लॉयज की बात करें सो दैट हैज़ इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम 5.18%, राइट. तो 2011-12 में 18% हुआ करती थी, अब ये बढ़ करके 23% हो चुकी है 17-18 में. सो दिस इज देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द वेजेस एंड सैलरीड एम्प्लॉयज. ना अगर टोटल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इकोनॉमी में वो चीज़ें इंक्रीज हुई है. अभी वी हैव 9.98%, पहले ये हुआ करती थी 11-12 में 8%. तो बहुत पुराना डेटा लिया गया है टू गिव द फिगर इट आउट कि अभी प्रेजेंट में क्या है. जो जेंडर डिस्पैरिटी की बात करें लेबर मार्केट में, तो वहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है. क्यों बढ़ी है? क्योंकि जो फीमेल की जो लेबर में पार्टिसिपेशन है
वो काफ़ी कम है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। और एक्सेस टू, अगर हेल्थ केयर की मैं बात करूँ तो सरकार ने जिस तरह से आयुष्मान भारत लाया है और मिशन इंद्रधनुष है, सो दैट हैज़ इम्प्रूव्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर में कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, एक्सेस टू हेल्थ वो बढ़ी है। एंड अगेन जो 10-year रूरल सैनिटेशन स्ट्रैटेजी है फ्रॉम 2019 to 2029, so government has launched a sanitation program, a sanitation strategy that would focus on the sustaining the sustainable behavior change, increasing the access to solid and liquid waste management. और आपको पता है टू प्रोटेक्ट द वाटर, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो कम अप विद द जल शक्ति मंत्रालय, तो वहाँ पे भी काम कर रही है सरकार, ताकि पाइपलाइन वाटर जो है वो टारगेट है 2022 तक सारे घरों में पाइपलाइन वाटर पहुँचाने की, राइट। सो दिस वॉज द एंटायर important point that was discussed in the volume 2. And do not forget to like this video and subscribe our Apti Plus Academy for the Civil Services. You will get the important video. बहुत ही जल्द आपको बजट की भी वीडियो मिलेगी, so that will be helpful for you to prepare further for the examination, right? And you have any concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I am signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.